हर वक्त चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। न्यूज नेशन की टीम जम्मू कश्मीर के उधमपुर आ पहुंची है, जहां बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में जाबाज जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की तो काम तमाम। बीएसएफ की टैगलाइन है ड्यूटी अंटिल डेथ, यानी जब तक सांसों में सांस है तब तक युद्ध का उद्घोष रहेगा, जब तक आखिरी दुश्मन जीवित है, जब तक आपके रगों में खून दौड़ रहा है, तब तक ड्यूटी अंटिल डेथ। ये बीएसएफ की टैगलाइन, आदर्श वाक्य, युद्धघोष, भारत माता की जय। और किसी भी परिस्थिति में मां भारती की रक्षा और खास तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए पश्चिमी मोर्चे की बात करें तो वहां लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, कच्छ के रण से लेकर जैसलमेर के मरुस्थल तक, पंजाब की लहराती खेती से लेकर अलग अलग सहायक नदियों के बीच वाटर पेट्रोलिंग तक, जम्मू कश्मीर के जंगल और पहाड़ों से लेकर बर्फीली वादियों तक किस तरीके से तैयार रहते हैं बीएसएफ के जवान, और वो सिखलाई यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इस बात का है कि आप किसी भी परिस्थिति में आप निकल सकते हैं और युद्ध में जा सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर कोहरे की स्थिति बनाई गई है, यहाँ सांस लेना, बात करना ही बेहद मुश्किल है। और यहाँ से दौड़ते हुए, कदम ताल करते हुए मां भारती के जवान ये दर्शाने के लिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भले ही कम क्यों ना हो गई हो, जो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश के जवानों का हौसला कम नहीं होता। और ये सिखलाई है बीएसएफ की, और इसी वजह से इन्हें अग्निवीर कहा जाता है। ये है सीमा के प्रहरी, ये है भारत माता के वीर सपूत, ये है मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं, और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तब कर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। जब लगातार गोलियां चल रही हो, जब एक्टिव बाउंड्री हो, जब लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जब सीज फायर का वॉल्यूशन हो रहा हो, तो कैसी स्थिति होती है, कैसे एडवांस करना होता है। ये एडवांस, धावा, असॉल्ट या किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। इस तरीके से मां भारती के सीमा प्रहरी, बीएसएफ के अग्निवीर दुश्मन के क्षेत्र में क्रॉल करते हुए, गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, इनके पास नी गार्ड, एल्बो गार्ड नहीं है। ये सिर्फ अपनी वर्दी के दम पर, अपने जोश के जिगर के साथ मां भारती की सेवा करने के लिए पथरीली सतह पर लगातार क्रॉल कर रहे हैं। कई मीटर तक लगातार क्रॉलिंग चल रही है, और क्रॉलिंग में भी कोशिश इस बात की है कि पंक्ति दर पंक्ति हो, क्योंकि देखिए लगातार गोलियों की आवाज, लगातार गोलियों की आवाज जो यहाँ सुनाई दे रही है, इन गोलियों से भी बचना है। हालांकि गोली चलाने वाले कम से कम इस क्षेत्र में ट्रेंड सिपाही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कैसे एडवांसमेंट किया जाए, कैसे घात लगाकर हमला किया जाए, वो स्थिति यहां पर नजर आ रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि बीएसएफ वो फोर्स है जो हर एक टेरेन में काम करती है। बीएसएफ के पास लगभग 22 हेलीकॉप्टर है, यानी उनके पास अपनी एयर विंग है। अगर कच्छ के सरक्रीक रण की बात करें तो फ्लोटिंग पोस्ट है। अगर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों की बात करें तो वाटर पेट्रोलिंग है। अगर जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके की बात करें, थार के रेगिस्तान की बात करें, तो वहां ऊंट की सवारी की जाती है। अगर पंजाब के मैदानों की बात करें तो वहां पर ड्रोन पे नजर रखी जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर आतंकवादियों का घाटी से सफाया करना, यही मकसद है मां भारती के सीमा प्रहरियों का, बीएसएफ के जवानों का, कि परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, थार का रेगिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का चुनौती भरा मौसम,
भारत माता के शूरवीर तन मन देकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। नीचे घना कोहरा और ऊपर से गोलियों की बौछार के बीच जवान किस तरह दुश्मन के इरादे को नेस्त नाबूद करते हैं, ये इसकी बानगी है। गोलियों की बौछार के बीच वो युद्ध अभ्यास जहां पर आपको असली सिखलाई मिलती है, यानी अगर पहाड़ी नदी है, अगर ऑब्स्टेकल है, उसे कैसे पार करना है और कैसे पूरी की पूरी कंपनी उस क्षेत्र से निकलेगी जहां दिखना बंद हो जाए, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 महीने कश्मीर घाटी के ऐसे होते हैं जहां डेंस फॉग होती है, कोहरा इतना कि आपको अपना हाथ नजर नहीं आए, दूसरा सिपाही नजर नहीं आए, अपना कमांडो नजर नहीं आए, और ऐसी स्थिति में कैसे आप पार करेंगे, वो स्थिति नजर आ रही है। एक पुल और ऊपर से गोलियों की बौछार एक बार दिखाइए जयराम जी कि ओवरहेड गोलियों की बौछार, और ये कोई नकली गोलियां नहीं है, ये LMG है और लगातार गोलियों की बौछार की जा रही है। गोलियों की बौछार के बीच में किस तरह की स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ बताने और जताने की कोशिश। देखिए क्रॉल करते हुए जवान पुल के नीचे से पहाड़ी नदी, जिसे मानसूनी नाला भी कहा जाता है, उसके बीच में से अपनी पोजीशन लेते हुए कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतना ऐसी स्थिति को आड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर आप ऊपर उठते हैं तो आप खुद भी गोलियों का निशाना बन सकते हैं। और अगर टेरेन की बात करें तो नीचे ऐसे पत्थर हैं जो हमें नजर आते हैं पहाड़ी नदी में, नाले में, और कुहड़ियां छिल जाती है, घुटनों से खून बहने लगता है, लेकिन जोश कम नहीं होता। वैसे भी कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, और वही स्थिति हमें यहां पर नजर आती हुई। किस तरीके से दलदलीय क्षेत्र के बीच में से मां भारती के जवान गोलियों की बौछार के बीच यहां बने हुए हैं। कड़ी मेहनत, कठोर अनुशासन और ऊपर से शरीर को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। ऐसा इसलिए ताकि BSF के जवान शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर सके। लड़ाई बॉर्डर पर आतंकवादियों से हो या फिर माओवादियों से, BSF के जवान न सिर्फ दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, बल्कि दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। और देखिए एक बार दोबारा दिखाइए कि जहां हम खड़े हैं उसके थोड़े से पास में, उसकी रेंज में ही गोलियों की लगातार बौछार हो रही है, और ऐसे में बचना बेहद मुश्किल है। हमें भी उनके पास जाने से मना किया गया है क्योंकि वहां लगातार गोलियां चल रही है। लेकिन सोचिए जब मानसून का सीजन है, उधमपुर ये क्षेत्र है, यहाँ से LOC बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पर आमतौर पे घुसपैठ का भी डर रहता है, और यहाँ से क्रॉल करते हुए अपने सर को बचाते हुए, और ये ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई आराम मिलता हो, गोलियां लगातार चल रही है। यहाँ पर पहाड़ी नदी है और पानी बह रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार जयराम जी दिखाए कि इस बहते हुए पानी के बीच में से, इस तरह के टेरेन में से निकलना बेहद मुश्किल नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ पे दलदल है, यहाँ पर पानी बह रहा है, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर किसी के भी कोहनी, किसी के भी घुटनों को छीलने के लिए बहुत आसान है। और देखिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल स्थिति, यहाँ पे खड़े रहना ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल स्थिति। और लगातार आभासी क्षेत्र ये बनाया जा रहा है कि अगर धुंध होगा, कोहरा होगा, तो किस तरीके से काम किया जाएगा। और ये जबरदस्त हर पहर में हिंद के प्रहरी मां भारती की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के कच्छ के रण तक, अगर कुल सीमाओं की बात करें, 6,500 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें समुंदर है, जिसमें नदियां हैं, जिसमें मरुस्थल है, यानी भूगोल की ऐसी कोई टेरेन नहीं है जिस टेरेन से BSF काम नहीं करती हो।
ऐसे ही नहीं भारत की सीमाएं सुरक्षित हो जाती, ऐसे ही नहीं हिंदुस्तान आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाता है, ऐसे ही नहीं भारत का तिरंगा हमेशा सीमाओं पर स्वतंत्रता से लहराता। इसके लिए बलिदान देना होता है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी नींद है, उसके लिए बलिदान देना होता है। और वो बलिदान दे रहे हैं बीएसएफ के सिपाही, बीएसएफ के अग्निवीर। और इस स्थिति में देखिए मेरे पीछे कितनी जबरदस्त धुंध कोहरा बनाया गया है, उसमें से निकलते हुए ये लगातार जताने की कोशिश कि किस तरीके से, किस परिस्थिति में काम किया जाता है। गोलियों की बौछार से बचना है, दलदली क्षेत्र से निकलना है, पानी से भी बचना है, कोहरे से भी लड़ना है, यानी प्रकृति और शत्रु दोनों का सामना एक साथ करना है। और जो शत्रु और प्रकृति दोनों पर फतेह पा सके, किसी भी प्रहर, किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तत्पर रहे, मां भारती की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए तत्पर रहे, वही है सीमा का सच्चा प्रहरी, बीएसएफ का अग्निवीर। कटीले तारों के बीच से निकलना हो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से खुद को बचते बचाते दुश्मन पर हमला करना हो, या फिर दुश्मन के वार को अपने प्रहार से मिट्टी में मिलाना, यही वॉर ड्रिल जवानों के काम आती है। भारत माता की जय, इस युद्ध घोष के साथ बीएसएफ के सीमा प्रहरी प्रहार के लिए तैयार। और देखिए कि किस तरीके से ऑब्स्टिकल्स को उस अंदाज में पार कर रहे हैं जैसा युद्ध क्षेत्र में होता है। तभी इसे वॉर ड्रिल, वॉर एक्सरसाइज कहा जाता है, क्योंकि जैसा एक्चुअल वॉरफेयर में होगा वैसी ही सिखलाई, वैसी ही ट्रेनिंग हिमालय के क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों को मिलती हुई। देखिए किस तरह से क्रॉल करना, ऊपर कटीले तार है, उसके साथ पत्तों की आड़ लेकर गोलियों से बचते हुए अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में, क्योंकि यह भी संभावना है कि जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी, वैसे दलदली क्षेत्र भी बन सकता है। भारत माँ की जय, भारत माता की जय, वॉर क्राई, युद्ध घोष, सीमा प्रहरी, बीएसएफ के जवानों का। और इसी स्थिति में किस तरीके से क्रॉल करते हुए और उसके बाद अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स, उन्हें पार करते हुए मां भारती के लाल अग्निपथ पर अग्निवीर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तारतम्यता 5-5 जवानों की एक साझी टीम एक साथ आगे बढ़ते हुए। और देखिए कटीली तारों पर जो हमने आपको पीटी दिखाई थी, जो परेड दिखाई थी, वो यहाँ काम आती है कि आप कैसे एक साथ कदम ताल करेंगे, कैसे निकलेंगे। और जब युद्ध की स्थिति होगी तो किसी का भी प्रहार, किसी सीमा प्रहरी का प्रहार किसी से दोयम, किसी से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए पोजीशन किस तरीके से ली गई है, किस तरह की स्थिति है, वो यहाँ पे नजर आती है। और इस तरह की रूपरेखा होती है जब युद्ध की स्थिति होती है। और युद्ध का रूपांतरण इसलिए कहा जाता है कि देखिए इस तरीके से लाई डाउन पोजीशन है कि जहां पर अगर एक सिपाही फायर करता है तो उसके पीछे से उसे सपोर्ट दिया जा सके। मोइन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन के क्या वैल्यू है, क्योंकि आगे जो हमने देखा पूरी तरह ले डाउन में है, उसके बाद की सिचुएशन अलग है। ये बेसिकली एक फायर एंड मूव की टैक्टिस है कि जब भी हम किसी जगह पे किसी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो बिना कवरिंग फायर के हम हरकत नहीं करते। पीछे जो जवान हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं और यही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है बीएसएफ के सीमा प्रहरियों का। और ऐसे ही अग्निपथ पर अग्निवीर अग्रसर होते हैं। जलता रेगिस्तान हो, बर्फीली वादियां या फिर सुदूर जंगल, सेना को नुकसान पहुंचाना दुश्मन का पहला मकसद होता है। और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है आईईडी। इसका ज्यादातर इस्तेमाल पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बचने के लिए इन जवानों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है।
बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है फोर्स के सामने आईईडी ब्लास्ट की, चाहे वो जम्मू कश्मीर के घाटी का इलाका हो या नक्सलबाड़ी का। आईईडी से निशाना बनाने की कोशिश भारतीय सशस्त्र बलों को, सीएपीएफ को और खासतौर पर बीएसएफ को की जाती है। यही वजह है कि कोशिश इस बात की भी है कि आईईडी किस किस तरह की होती है और कैसे उनसे निपटना है। पंकज जी लगातार हमारे साथ रहेंगे। पंकज एक बार बताइए कि किस किस तरह की आईईडी होती है, क्योंकि हम माचिस की डिब्बी से लेकर और सब कुछ दिखाया। जी, इसमें सबसे पहले हमने दिखाया चैन ऑफ डेटोनेशन। चैन ऑफ डेटोनेशन का प्रयोग हम लोग फील्ड फायरिंग रेंज के दौरान, जब हमारे पास कई ब्लाइंड बम वगैरह हो जाते हैं तो उनको डिस्पोज करने के लिए काम आता है। इसमें प्रयोग करने वाले इन्हीं का डेमो टाइप में एक रखा हुआ है, ये सेफ्टी मैचेस। इसके अलावा ये सेफ्टी फ्यूज, प्राइमर्स जिनको मैंने ऊपर बताया था, ये TNT एंड PK, ये एक्सप्लोजिव है मेन चार्ज। इसके अलावा ये आईडी का एक बोर्ड बनाया जिसमें हमने समझाया है कि आईडी बनाने के लिए मिनिमम किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें मैकेनिज्म, एक्सप्लोजिव, एक डेटोनेटर तथा पावर सोर्स। सामान्य भाषा में ये टाइम बम की तरह से काम करता है। जी। इसके आगे हम चलते हैं। कुछ एक माइंस हमने यहाँ पे दिखाई है, NMM14 माइन, जो कि एंटी पर्सनल माइन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आदमी के पैर के गिराने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एंटी फ्रेगमेंटेशन माइन, इसको जंपिंग माइन भी बोलते हैं। ये जमीनी सतह से लगभग 4 फीट तक ऊपर जंप करके उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो ये तो एंटी पर्सनल हो गई, इसका काम क्या है? जी, एंटी पर्सनल में ये भी आती है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है इसके मुकाबले। इस पे पैर पर प्रेशर पड़ने से तब ब्लास्ट होती है। इस पे 9 kg का या तो खिंचाव भी, जैसे कोई अगर लापरवाही से चले उसका पैर इसमें टच हो जाए तो भी ब्लास्ट होगा। और ये जहां केवल एक इसे तार के जरिए भी जोड़ा जाता है। जी, ये जहां केवल एक आदमी को घायल कर रही है, इसके क्षेत्र में आने वाले 180 मीटर के दौरान सबको घायल करेगी। ये एंटी टैंक माइन, युद्ध के दौरान टैंकों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कितने भार के बाद ब्लास्ट होने के? जी, इसके 270 kg तथा 135 kg इसके बीच वाले हिस्से पे, अगर बाहरी हिस्से पे 170 kg पड़े तो। और ये क्लेमोर माइन, दुश्मन के संभावित आने वाले इलाके में इसको लगाया जाता है। इसको डायरेक्शनल माइन भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ्रंट टुवर्ड्स एनिमी, दुश्मन जिस तरफ से आने की ज्यादा संभावना हो उस तरफ इसका रुक करके मतलब व्हीकल्स को ब्लास्ट करने के लिए नहीं, दुश्मन पैदल सेना के खिलाफ भी इसको लगाया जाता है। देश के दुश्मन भारत को अस्थिर करने के लिए नई नई साजिशें रचने में जुटे हैं और इसका सबसे असरदार और कारगर हथियार साबित हो रहा है ड्रोन। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता है। हालांकि सीमा पर चौकस जवान अंजाम से पहले नापाक इरादों को निस्ते नाबूद कर देते हैं। आप फिलहाल प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे जो बॉर्डर पर है, सिक्योरिटी पर है, उन्हें अंदाजा हो सके कि ये ड्रोन इस तरह से काम करता है, ऐसे यूटिलाइज करना है। इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से हो? बेसिकली हम सीमा प्रहरियों के कमांडर्स एंड जवानों को रिक्रूटमेंट के समय ड्रोन के टाइप देते हैं। एक क्लासिफिकेशन वेट के हिसाब से होता है, जिसमें पांच टाइप के ड्रोन्स होते हैं, जो आपको दिखाना चाहूंगा। वेट के हिसाब से जो ड्रोन होते हैं, वेट के हिसाब से होता है जो 5 तरह के होते हैं, जिसमें नैनो टाइप, माइक्रो टाइप, स्मॉल टाइप, मीडियम टाइप। एक जो ये इसके साइज, जो कैरिंग साइज के हिसाब से होता है कि इस तरह का होता है। एक होता है उसके जो विंग्स होते हैं उसके हिसाब से जो होता है एक होता है फिक्स विंग्स, एक मल्टीकॉप्टर्स, बाइकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स, इस टाइप के होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। और हेक्साकॉप्टर्स आजकल ज्यादा चल रहे होंगे। हेक्साकॉप्टर से इनको प्रैक्टिकल भी दिया जा रहा है कि हमारे जो बीएसएफ ने रिसेंटली पिछले 2 साल में 3 हेक्साकॉप्टर मार गिराए हैं। रेड से आप पता कर लेते हैं कि इस ऊंचाई पे अगर कोई रात के वक्त उड़ रहा है तो वो ड्रोन होगा और शत्रु देश का। हाँ, रात के समय PTZ कैमरा इंफ्रारेड से क्या होता है, जिसमें एनर्जी होती है वो दिखाई देता है। तो रात के समय यदि कोई भी सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसको हम रग ड्रोन मानते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। पीछे हमारा एक प्रोसीजर है, पीछे डेथ पेट्रोलिंग भी भेजी जाती है। तो इस तरीके का ड्रोन होता है, उसमें अलग अलग तरह के ड्रोन हो सकते हैं। अगर इसके नीचे कैमरा लगा होगा तो वो ड्रोन आमतौर पे टोह लेने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे सर्विलांस की बात करें, वो होता था, वो 2000-2010 के बीच में ज्यादा चलता था। उसके बाद फिर हमने देखा कि बीते 3-4 सालों में इसके नीचे वेट भी लगा दिया गया, और वो वेट दोनों तरह का हो सकता है। पेलोड्स, उसमें हथियार भी हो सकते हैं, उसमें नशीले वस्तु भी हो सकते हैं, क्योंकि जब से तालिबान सत्ता में आया है अफगानिस्तान में, तब से ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लेन्स के इलाके में भी। ऐसे में ड्रग्स को भी रोकना है, क्योंकि आज जो नेक्सस ड्रग्स के लिए काम कर रहा है, बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।
बीएसएफ दुश्मनों के ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का मादा रखता है और इसमें कारगर होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसके निशाने से बचना नामुमकिन सा है। बस एक फायर और ड्रोन हवा से नीचे। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, लगातार आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में कि किस तरीके से एयर रेड को फेल करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उस दौर की टेक्नोलॉजी अलग थी, लेकिन अब एंटी एयरक्राफ्ट गन का एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि ड्रोन को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। दो तरह की किलिंग थी। पहले हमने आपको बताया कि सॉफ्ट किलिंग कैसे की जाती है, कितने तरह के ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को रोका कैसे जा सकता है, कैसे पता लगाया जाता है कुत्तों की मदद से कि ड्रोन कहां हो सकता है, और उसे अगर हार्ड किल करना हो तो हार्ड किल के लिए लाइट मशीन गन एक पोल के साथ लगाई हुई है। और ये बीएसएफ की आजकल मुख्य सिखलाई बन गई है। मेन ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि आपको ड्रोन को हार्ड किल यानी अपनी नजरों से बिना किसी अलग टेक्नोलॉजी के आपके पास जो मौजूद हथियार है लाइट मशीन गन एलएमजी के जरिए कैसे एक छोटे से पोल के जरिए उसे गिरा सकते हैं। और इफेक्टिव रेंज भी बहुत ज्यादा है। सीमा के प्रहरियों से बचना बेहद मुश्किल है। सिद्दीकी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पहले भी क्या सिखलाई होती थी और अब क्या बहुत इंटेंसिव हो गई? बेसिकली पहले ये हमारी सिखलाई में शुरू से रहा है कि हम एंटी एयरक्राफ्ट रोल में अपनी गनों को लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से वेस्टर्न बॉर्डर पे ड्रोन की कार्रवाइयां शुरू हुई काउंटर पार्ट की तरफ से, और उसके बाद से फिर हमने इन्हीं वेपन्स को एंटी एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन एंगेजमेंट के लिए भी इनको सिखलाई देना शुरू किया है कि ताकि बॉर्डर पे तैनात हमारा जवान अगर कोई किसी प्रकार का काउंटर पार्ट से पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन उड़ता हुआ आता है और उसको देखता है तो उस ड्रोन को भी फायर करके एंगेज कर सके और उसको गिरा सके। बीएसएफ की चुनौती सबसे ज्यादा खराब मौसम की होती है। ऐसे में इनकी बुनियादी ट्रेनिंग इस कदर मजबूत होती है ताकि किसी भी चुनौतियों से निपटने को तैयार हो सके। उधमपुर से राहुल दबास के साथ टीम न्यूज नेशन।